फूल जो है ये भी अच्छा खासा बिकता है। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम जो कुछ भी करने जा रहे हैं तो उसमें हम बेसिकली तीन या चार चीजें करेंगे। पैलेट्स, ब्रिकेट्स, और उसको टोरिफिकेशन प्रक्रिया में भी लेके जाएंगे, और एक्टिवेटेड चारकोल भी बनाएंगे। जो अलग अलग इंडस्ट्री में जो देखा होगा आपने, चारकोल काम में आता है। पैलेट्स की अगर बात करें तो पैलेट्स भी जो है बहुत सी इंडस्ट्री में काम में आता है। ब्रिकेट्स की अगर बात करें तो ये भी बहुत से जो इंडस्ट्री में काम में आता है। अब ये हम तैयारी करेंगे तो डॉक्टर श्याम गुलेब ने जैसे कहा कि हम एक नहीं, एक से अधिक जो है ना जो है आपके तहसील के अंदर लगा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप इसको जो प्रॉफिटेबल बिजनेस प्रॉपर तरीके से लेके जाते हो, तो कितना जो है इसको प्रॉफिटेबल बिजनेस लेके जा सकते हो। तो हमने परिकल्पना की है कि लगभग अगर हम तैयारी अगर प्रॉपर तरीके से करें, अगर 1 लाख टन पर डे का अगर उत्पादन करते हैं तो भी आराम से ये माल बिक सकता है। इसकी तैयारी हमारे ऊपर निर्भर करती है कि हम कैसे कैसे चीजों को जो है ना अपने तहसील के अंदर जो हमारी इंडस्ट्रीज है उसको कैसे टारगेट करते हैं। इसको समझना होगा कि किसका किसका रिक्वायरमेंट कैसे है। आज नॉर्मल वे में अगर देखें, जो पैलेट्स और ब्रिकेट हम जो उनको देने वाले हैं, तो पैलेट्स और ब्रिकेट जो उनको यूज होने वाला है, कहीं ना कहीं इसके पहले वो कहीं ना कहीं कुछ चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जरूरी ये है कि पैलेट्स और ब्रिकेट जो हम उनको सप्लाई करेंगे तो उनकी जरूरतों को समझें, और उनको जरूरत के हिसाब से जो भी चीजें हैं उनको सर्व करें, जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली तो हो ही हो, एक पॉल्यूशन कम हो, कार्बन इमिशन कम हो, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव इफेक्टिव भी उनको होना चाहिए। और उनको प्रॉपर तरीके से अगर देखें कि उनको जो प्रॉपरली सर्व हो, जो सस्ता भी पड़े। अब ये चीजों के अंदर मैंने जो कल्पना की है कि एक गैसीफायर जो है ना, एक जो प्लांट हम बना सकते हैं, और गैसीफायर प्लांट के माध्यम से हम उनको जो है उनकी कस्टमाइज कर सकते हैं, उनकी जरूरतों के हिसाब से करते हैं अलग अलग इंडस्ट्री में। तो इसके अंदर मैंने परिकल्पना की है कि हर वो चीजें जो भी जो है ना ये एनर्जी की जहां जरूरत है, हम कहें बिजली की बात करूं मैं या गैस की बात करूं, जो भी चीजें बात करूं, तो सभी चीजें हम जो है ना प्रॉपर तरीके से ये काम जो है ना गैसीफायर के माध्यम से कर सकते हैं। गैसीफायर क्या है उसके बारे में एक चर्चा करते हैं। गैसीफायर एक ऐसी तकनीक है जिसमें बायोमास, जिसमें लकड़ी, कृषि के अपशिष्ट, मतलब कि जो एग्रीकल्चर वेस्ट है, वो सभी चीजें इसमें उपयोग में आ सकती है। गोबर, और हम जैसे नेपियर की अगर बात करें तो नेपियर भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम पैलेट्स या ब्रिकेट जो भी हम बना सकते हैं, उनको जलाकर हम जो है ना सिंथेसिस गैस या सिंग गैस भी जिसे कहा जाता है, वो हम बना लेंगे। और इस गैस को हम जो इंजन और टरबाइन के अंदर डाल के बिजली का उत्पादन भी कर सकते हैं। यह परियोजना खासकर ग्रामीण क्षेत्रों और कृषि आधारित संस्थाओं के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसका मतलब ये नहीं कि जो है ना ये शहरों में यूज भी नहीं किया जा सकता। शहरों में भी उनके जो है कस्टमाइज तरीके से काफी चीजें हम बना सकते हैं उनके लिए, जो है ना ये शहरों में भी हम ये जो बना के दे सकते हैं उनकी जरूरत के हिसाब से, जो अलग अलग इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूँ, और जो सस्ता भी पड़ेगा। अच्छा, ये प्रोसेस कैसे होता है? एक सिंप्लीफाइड तरीके से अगर देखें कि गैसीफायर से बिजली बनाने की प्रक्रिया होती है, जो बायोमास संग्रहण जो है रहेगा, इसमें लकड़ी, धान की भूसी, गन्ने की पत्तियां, जो भी चीजें हैं, वो हम उसको वेस्ट को जो है फीडिंग करेंगे, और उसको आंशिक रूप से या ऑक्सीकरण द्वारा बायोमास का गैसिफिकेशन जो है हम कर पाएंगे। और जिसका तापमान लगभग 800 से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस तक सिंगेस का जो है उत्पादन होता है। उसमें मुख्यतः तीन नहीं चार चीजें जो है ना कहीं ये सिंगेस का होता है। उसको फिल्टर करके, कूल करके हम जनरेटर से जोड़ देते हैं, या इंजन या टरबाइन के माध्यम से बिजली का उत्पादन करते हैं। बिजली का जो उत्पादन जो होगा, हम इसको ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों तरीके से इसको उपयोग कर सकते हैं। सरकार को भी हम इसको दे सकते हैं, और सरकार इसकी खरीदी करने के लिए जो है खरीदने के लिए तैयार है। इसमें मुख्य रूप से जो गैसें होती हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, हाइड्रोजन, मीथेन, और थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन भी निकलता है इसमें से। तो ये प्रोसेस का थोड़ा डिस्क्रिप्शन था कि वे कैसे जो है ना ये होता है। छोटा सा हमें जरूरत है कि भाई उत्पादन क्षमता की अगर बात करें तो लगभग 25 किलोवाट कम से कम से लेके हम ये जो है ना इसको बढ़ा सकते हैं 100, 200, 300, 400, डिपेंड कि भाई ना कौन से इंडस्ट्री के अंदर कितना जरूरत है, वो हर चीज हम कर सकते हैं। नॉर्मली अगर देखें बायोमास की खपत कितनी है, एक छोटा सा 25 किलोवाट का अगर हम ये क्षमता वाला करते हैं, तो लगभग 30 से 35 किलो एक पर आवर के हिसाब से हमारे जो है ना ये पैलेट से ब्रिकेट लगेंगे उसके अंदर, जिसके अंदर 25 25 यूनिट जो है ना प्रति घंटा के हिसाब से बिजली बिजली का निर्माण होगा। अगर पर डे की अगर बात करें, अगर जो 24 घंटे और 7 दिन अगर निर्माण कर दें, तो प्रत्येक दिन जो लगभग 600 यूनिट का उत्पादन हो सकता है। वहीं अगर 100 किलोवाट के अंदर अगर बात करें तो लगभग 100 से लेकर 120 किलो जो है ना पर आवर जो है हमारे बायोमास की खपत होगी।
जिसमें बिजली का उत्पादन अगर बात करें तो 100 यूनिट जो है प्रति घंटा उत्पादन हो सकता है। और यही अगर बात करें पर डे की, लगभग 2400 यूनिट प्रतिदिन ये हम इसका उत्पादन कर सकते हैं। और इसका उत्पादन करने के बाद अनेक अनेक इंडस्ट्री में इसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो उत्पादन क्षमता की बात हुई। इसमें मशीनरीज क्या ली है, जिसमें ज्यादा कुछ मशीनरीज नहीं लगता। तो सिंप्लीफाई तरीके से अगर देखें तो गैसीफाई का रिएक्टर एक यूनिट होगा, गैस गैस कूलिंग और फिल्टर सिस्टम, गैस का इंजन जनरेटर सेट चाहिए जो कि जो एनर्जी एनर्जी में कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी में, कंट्रोल पैनल चाहिए, फीडिंग सिस्टम हॉपर चाहिए, और चारकोल डिस्चार्ज यूनिट चाहिए, और चिमनी और सुरक्षा प्रणाली चाहिए। सिंपल सी चीजें जो मशीनरी की आवश्यकता होगी, इसके माध्यम से हम गैसीफायर को प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। एक कल्पना करते हैं कि एक निवेश कितना होगा, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जो है ना 100 किलोवाट की जो है क्षमता का, और अनुमानित अगर ये करेंगे तो कितना जो है कहाँ कहाँ कितना जो है ये लागत लगेगी। अगर गैसीफायर यूनिट की बात करें तो लगभग 25 लाख रुपए में ये हो जाएगा। जनरेटर सेट की अगर बात करें जो 100 किलोवाट का लेंगे तो लगभग 20 लाख रुपया उसमें लग जाएगा। इसमें एरिया वाइज थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है। शेड की बात करें तो शेड बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्चा होगा, 5 लाख का जो है ये शेड बन जाएगा। इलेक्ट्रिक और इंस्टॉलेशन की अगर बात करें मात्र 3 लाख रुपए में हो जाएगा। और कच्चा माल बायोमास का अगर बात करें स्टॉक तो लगभग 2 लाख रुपए का स्टॉक होगा। और अन्य रिजर्व फंड लगभग 5 लाख रुपए हमने रखा है। तो इस तरीके से 60 लाख रुपए के अंदर ये आपका प्रॉपर जो है 100 किलोवाट की क्षमता वाला ये यूनिट तैयार होगा। अब एक कल्पना करते हैं कि इसके अंदर जो है सस्ता पड़ेगा कि महंगा पड़ेगा। छोटा सा एग्जाम्पल है कि हम कच्चे माल बायोमास का जो हम उत्पादन करेंगे तो लगभग अनुमानित लागत लागत जो है इसकी प्रति माह की अगर बात करें तो कच्चा माल लगभग 75,000 का पड़ेगा। 5 मजदूर रखेंगे ऐसे तो 12,000 रुपये सैलरी पकड़ दे तो लगभग 60,000 रुपया वो लगेगा। मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी इसके अंदर तो लगभग 20,000 रुपये के आसपास वो लग जाएगा महीने में। और अन्य खर्च 15,000। तो लगभग मासिक अगर खर्च की बात करें, महीने का जो एक्सपेंसेस अगर बात करें तो 1,70,000 जो है लगभग इसके अंदर लागत हमारी लग जाएगी। अब ये देखते हैं कि हमें इसके अंदर जो है ना प्रॉफिट कितना होगा। जैसे हमने उत्पादन बिजली का उत्पादन की बात की थी, यदि प्रति यूनिट यदि यूनिट की अगर बात करें प्रतिदिन 20 घंटे चलती है अगर ये हमारा जो है ना ये गैसीफायर, तो प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता लगभग 2,000 यूनिट की हो जाएगी। और हम मात्र 6 रुपए, हालांकि रेट ज्यादा भी मिल सकता है इसका, लेकिन हम सरकार को 6 रुपए प्रति यूनिट पर अगर बेचते हैं तो लगभग 12,000 रुपया पर डे जो है ना कम से कम मिलेगा। अगर महीने को अगर हम इसको सेल करते हैं तो लगभग 3,60,000 रुपया ये कहीं ना कहीं हमारा जो है ये हम इसको सेल कर पाएंगे। और 1,70,000 हमारा लागत लगा, मतलब 1,90,000 का शुद्ध मुनाफा होगा। तो ये हमने गैसीफायर की बात की। गैसीफायर अगर हमें बनाते हैं और बिजली का उत्पादन करते हैं, अगर कोई व्यक्ति अपने वहां इन सब चीजें लगाता है, इंस्टॉल इंस्टॉल करता है और अपनी जरूरत को पूरा करता है, तो वो व्यक्ति को लगभग लगभग 2 लाख रुपए हर महीने कहीं ना कहीं बचेगा। सबसे अच्छी बात क्या है, ये इन्वायरमेंटल मतलब ये पोल्यूशन को कम करता है और वैश्विक तापमान को बढ़ाने में जो है बढ़ाने में जो रोकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि ये इन्वायरमेंट को जो है बचाने का काम करता है, और उसके साथ साथ इनको लाभ भी होगा। तो कोई व्यक्ति अगर इसको लगाता है तो कहीं ना कहीं इसको लाभ भी होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि सब्सिडी और लोन की सहायता सरकार की अनेकों प्रकार की योजनाओं के माध्यम से मिल जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी लगभग 20% से लेकर 40% तक सब्सिडी देती है। क्षमता और क्षेत्र के अनुसार इसमें कम ज्यादा हो सकता है कि यूपी में ज्यादा हो क्योंकि यहाँ प्रोत्साहन बहुत ज्यादा दे रहे हैं। महाराष्ट्र गुजरात की अगर बात करें तो कम ज्यादा हो सकता है। और इसके अलावा एमपी, ईजीपी और एमएसएमई की योजनाओं के तहत लगभग 25 से 35% की सब्सिडी मिलती है। खास करके ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अगर देखें तो ज्यादा मिलता है। और बैंक लोन की अगर बात करें, अगर पैसे हमारे पास जो है ना अगर मतलब हमारे पास जो है ना हम बैंक लोन ले लेते हैं जो हम कहीं इंस्टॉल करते हैं, तो नाबार्ड की तरफ से लोन फैसिलिटी भी है जो बायो एनर्जी आधारित परियोजनाओं के लिए विशेष ऋण है। इसके अंदर बैंक लोन पे बहुत कम ब्याज दर पे पैसे मिल जाते हैं। जैसे मैंने बात की कि ग्रांट और सब्सिडी की सहायता से ये काफी हमारी लागत जो है ना काफी बच जाएगी। तो जो मैंने पहले बताई थी कि भाई जो प्रोजेक्ट कॉस्ट लगेगा तो उसमें से लगभग 20 से लेकर 40% तक सब्सिडी और इंटरेस्ट पे भी सब्सिडी मिलता है। और ये बहुत ही अच्छी बात है, खास करके उत्तर प्रदेश सरकार इसमें काफी सहायता कर रही है। लगभग अनेकों प्रकार के राज्यों में अगर देखेंगे तो इंटरेस्ट पे भी कहीं ना कहीं विशेष ऋण दे रहे हैं, विशेष छूट दे रहे हैं। तो इन सब चीजों का लाभ उठाते हुए अनेकों प्रकार की जो है ना इंडस्ट्रीज के अंदर हम इस चीज को प्रमोट कर सकते हैं, और खास करके गैसीफायर को। और गैसीफायर की जो है ना पूरा का पूरा सेटअप हम कर सकते हैं। तो हमें गैसीफायर का ऑर्डर तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन गैसीफायर के अंदर जो भी वो फ्यूल इस्तेमाल करेंगे
तो कहीं ना कहीं हमारा जो है ब्रिकेट से पैलेट ही इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इस तरीके से हमें अनेकों प्रकार के इंडस्ट्री जो हमारे तहसील में जितने भी हैं उनको टारगेट कर सकते हैं, और टारगेट करके हम जो है ना इन सब चीजों को सब्सिडी और ग्रांट के माध्यम से इसके जो है कहीं ना कहीं उत्पादन कर उनको जो भी उनको बिजली लगती है, तो वो काफी चीजें हम बचा सकते हैं। अगर बात करें इसके अंदर क्या क्या लगेगा, खास करके लाइसेंसिंग प्रणाली में एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन चाहिए, सिंपल सा चीज है। बिजली उत्पादन के लिए डिस्कॉम से अपने को एनओसी का चाहिए, या अगर ग्रिड पे हो है तो। और पर्यावरण की विभाग से अनुमति की आवश्यकता है, फायर और सेफ्टी की अनुमति। तो बेसिकली इतनी चीजें हैं जिसके माध्यम से हम जो है लाइसेंसिंग प्रणाली लेके काम शुरू कर सकते हैं। कंक्लूजन ये है कि गैसीफायर आधारित बिजली का उत्पादन एक पर्यावरण के अनुकूल और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त तकनीक है। कम लागत और स्थिर आय, एक फिक्स इनकम हमारी हो जाती है, और सरकार की सब्सिडी सहायता के माध्यम से एक उत्तम निवेश है जो फ्यूचर के लिए बहुत ही बेहतर है। तो अनेक प्रकार के इंडस्ट्री के अंदर अगर देखें तो हम इस चीज को यूज कर सकते हैं। मैंने दो तीन चीजें और भी इसके अंदर जो है ना ऐड किया है। जैसे कि हम अगर बायोकोल का फैक्ट्री की अगर बात करें, अगर बायोकोल फैक्ट्री के अंदर देखोगे तो जो है ना एमसीएल ने कहा है कि 400 केवीए का जो है ना हमें जो है ट्रांसफार्मर लगेगा। तो हम ट्रांसफार्मर न लगा के अगर हम 400 केवीए का खुद एक गैसीफायर यूनिट ही लगा ले, तब क्या होगा, इसमें लागत कितनी आएगी और उसमें बचत कितना हो सकता है। तो मैंने अगर कल्पना की है कि भदोही उन्नत किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जो भदोही उत्तर प्रदेश में स्थान पे लगेगा, जिसकी की जमीन जिसे मेरी खुद की है अगर, तो लगभग 400 केवीए का ये क्षमता वाला लगभग 300 किलो वाट का जो है ये जो है स्थापना हो जाएगी। इसकी अनुमानित लागत लगभग 2.5 करोड़ है। अब इसके बारे में डिटेल में जाएंगे कैसे क्या होगा। जैसे मैंने पहले भी बताया था, एक गांव और कृषि आधारित क्षेत्रों में स्वच्छ और नवीनीकरण और सतत विद्युत आपूर्ति के लिए बायोमास गैसीफायर आधारित बिजली का उत्पादन यूनिट की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य कृषि के अपशिष्टों का सदुपयोग करते हुए बिजली का उत्पादन करना, जिससे ग्रामीण की अर्थव्यवस्था सशक्त हो सके। हम जो भी कच्चा माल जो इसका जो अनेकों अनेकों प्रकार के किसानों से लेने वाले हैं, जो अलग अलग जो है ना जो भी जो ड्राई मटेरियल मिलता है, इसके माध्यम से कहीं ना कहीं किसानों की इनकम 100% बढ़ने वाली है। और इससे कहीं ना कहीं हम बिजली का निर्माण करके अनेकों प्रकार के इंडस्ट्रीज के अंदर इस चीज को सप्लाई कर सकते हैं। बायोमास की बात करें तो लकड़ी, गन्ना अपशिष्ट, भूसी, जैसे मैंने पहले भी बताया था, इसका संग्रहण करके ड्राई ड्राई करके इसको गैसीफायर रिएक्टर में बायोमास फीडिंग कर देंगे। फिर से जिसे मैंने बताया था कि आंशिक ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण से सिंक गैस का निर्माण करना, जिसमें से चार चीजें उत्पन्न होती है, जैसे मैंने पहले ही बताया था। कूलिंग और फिल्ट्रेशन के माध्यम से इंजन जनरेटर द्वारा बिजली का उत्पादन करना, और ये ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों तरीके से ये इसका जो है हो सकता है। अब 400 केवी के मशीनरी क्या क्या लगेगी। गैसीफायर अगर 400 केवी अगर हम अपने बायोकोल प्लांट पे लगाते हैं, जिसमें गैसीफायर रिएक्टर, सिन गैस कूलिंग और क्लीनिंग सिस्टम, गैस के इंजन जनरेटर से कंट्रोल पैनल, फीडिंग कन्वेयर और हॉपर लगेगा, और आपका जो है चारकोल डिस्चार्ज सिस्टम और चिमनी और सेफ्टी, जैसे मैंने पहले बताया था वही सब चीजें लगेगी। और वो लगेगा 400 केवी के हिसाब से, जो भी चीजें हैं उसका जो है ये लग जाएगा। 400 केवी के अंदर हमें हमें पैसा कितना लगेगा। अगर बात करें गैसीफायर सिस्टम का लगभग 75 लाख लग जाएगा। इंजन और जनरेटर सेट की अगर बात करें तो 90 लाख लग जाएगा। कूलिंग कंट्रोल और इंस्टॉलेशन की अगर बात करें तो लगभग 20 लाख लग जाएगा। शेड का निर्माण के लिए लगभग 25 लाख लग जाएगा। ट्रांसफार्मर ग्रिड लिंक से करें तो लगभग 15 लाख उसमें लागत लग जाएगी। और वर्किंग कैपिटल शुरुआती दौर में लगभग 15 लाख लगेगा। सब मिला के लगभग 2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये सस्ता पड़ेगा। अगर देखेंगे कुछ कुछ ही महीनों में ये हमारे 2.5 करोड़ रुपए आ जाएंगे, क्योंकि जब 400 केवी का जो है आप बिजली का उपयोग करोगे अपने बायोकोल प्लांट में, तो कहीं ना कहीं आपको जो है ना बिजली का खर्चा भी बहुत होगा। अब उत्पादन की क्षमता देखते हैं, 1 घंटे में लगभग 320 यूनिट जो है ना ये बिजली का उत्पादन होगा। 20 घंटे प्रतिदिन चलाते हैं, लगभग 6,400 यूनिट प्रतिदिन होगा। अगर 6 रुपए प्रति प्रति यूनिट की दर से अगर हम सरकार को देते हैं, तो लगभग 38,400 जो है ये पर डे जो है उत्पादन होगा। ध्यान रखिएगा, ये मैं सेल करने की बात कर रहा हूँ। अगर सेल नहीं करेंगे, अगर हम इसे कंज्यूम कर रहे हैं, तो कहीं नहीं 6 रुपया नहीं, ये लगभग 15, 16, 18 रुपए तक चली जाएगा। हम इस चीज की खरीदी करते हैं अपने बायोकोल प्लांट के लिए, तो 6 से लगभग डबल या 3 गुना लगभग हमें ये हम कहीं कहीं कंज्यूम करेंगे, तो उसका जो है हमें पर डे का बिल आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट ये चीज है कि हम अगर अपने ही चीजों को अपनी ही चीजों से कहीं ना कहीं बना के और इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो अच्छा खासा पैसा बचेगा। लेकिन 6 रुपए प्रति यूनिट की दर से अगर बिक्री भी करते हैं, तो जो महीने का जो है ना राजस्व होगा लगभग 9,60,000 होगा। 25 दिन हम चलाते हैं फैक्ट्री को, जिससे से कि महीने का खर्चा हमारा लगभग 4 लाख होगा, जो बायोमास, स्टाफ, मेंटेनेंस आदि अगर पकड़ लेंगे।
और इस तरीके से शुद्ध लाभ जो होगा लगभग 5.5 लाख रुपए का जो है होगा ये प्रत्येक महीने में। तो ये हमारे लिए बहुत ही फायदे की चीज है कि हम इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए फायदे का सौदा होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये काफी कहीं ना कहीं हमारे लिए जो है ना ये बहुत ही अच्छा है। फिर से जैसे मैंने बात कही कि अनेकों प्रकार की संस्थाओं से लगभग 20 से लेकर 40 टका तक जो है ना सब्सिडी है। नाबार्ड की तरफ से जो आसानी से लोन मिल जाता है। उत्तर प्रदेश की बात करूं, यूपी नोएडा में जो है ना इसमें एक्स्ट्रा जो है ना कहीं ना कहीं अनुदान हमें मिलता है। और अनेकों प्रकार की योजनाओं में जैसे एमपी, जीपी और एमएसएमई के अंदर तुरंत 25 से लेकर 35 टका तक सब्सिडी और बैंक लोन की सुविधा आसानी से उपलब्ध है। और इस इंडस्ट्री के लिए फास्ट ट्रैक पे जो है ना ये हमें लोन सैंक्शन हो जाता है और सब्सिडी मिल जाती है। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की, तो जैसे मैंने बताया था वही है कि एमएसएमई का उद्यम रजिस्ट्रेशन डिस्कॉम में ग्रिड कनेक्शन एनओसी उसका चाहिए, पर्यावरण विभाग से स्वीकृति, फायर और सेफ्टी का प्रमाण पत्र लगेगा, जो कि हर चीजों के लिए रहेगा। 400 का बायोमास अगर गैसीफायर यूनिट की स्थापना के कृषि अपशिष्ट का मूल्य का संवर्धन होगा। जितने भी उनके वेस्ट है इस तरीके से जो किसानों को कहीं ना कहीं उनको अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। और विद्युत का निर्माण होगा। और हम बात करें तो हमारे भी तो यूज है ही है, लेकिन हमारे वहाँ जितनी भी इंडस्ट्री है हम कहीं ना कहीं हम उनको जो है ना इन सब चीजों का सप्लाई 25 किलोवाट से लेके 400 किलोवाट या उससे अधिक के लिए कर सकते हैं। यह परियोजना पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल, आर्थिक रूप से लाभकारी और खास करके जो एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है कि बहुत ढेर सारे लोगों को यहाँ जॉब भी मिलेगा। और गैसीफायर से मैंने देखा है कि हमारे वहाँ जैसे ईंट के भट्टे, अगर यूपी की अगर बात करें तो बहुत है ईंट के भट्टे, और उसके अंदर पोल्यूशन भी बहुत होता है। और जहाँ ईंट के भट्टे रहते हैं लगभग 2-4 किलोमीटर के एरिया में ना जितने भी फल से आधारित जितने भी पेड़ हैं वो फल देते ही नहीं। या देखेंगे ना कि उनकी पैदावार जो है ना फल की पैदावार कम हो जाती है। जैसे आम के, पेरू के जितने भी, अमरूद के जितने पेड़ हैं या और भी जितने फल फल वाले पेड़ हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है इसके ऊपर। तो इसके लिए मैंने परिकल्पना है कि ईंट के भट्टे के अंदर हम प्रॉपर तरीके से गैसीफायर उनको बना के अगर प्रॉपर दे, जिसका उत्पादन लगभग 20,000, 25,000 या 1 लाख ईंटें तक कम करें, तो उसके अंदर जो है ना ये काफी जो है उन लोगों को जो है ना सस्ता भी पड़ेगा। और हर दिन पकेगा। लगभग ईंट के भट्टे अगर बात करें 14 से 15 दिन, 20 दिन कब लग जाता है ना पूरा ईंटों को पकाने के लिए। इसके अंदर ढेर सारे जो है ना पोल्यूशन वाली चीजें इस्तेमाल करते हैं। आज लकड़ी है, धान की भूसी है, और कोयला है इस्तेमाल करते हैं जो ईंट के भट्टे के अंदर। और हम जो है कहीं ना कहीं जो है ना एक चैम्बर बना के उनको प्रॉपर दे, तो लगभग अ, हम उसके अंदर 20,000 ईंटें पर डे जो कहीं ना कहीं इसका इसका उत्पादन कर सकते हैं। ये और 20,000 ईंटों से लगभग 1 लाख 2 लाख ईंटें हम प्रत्येक जो है ना ईंट के भट्टे में पर डे हम इसका उत्पादन कर सकते हैं। और इसमें खराब ईंटें बहुत कम निकलेंगी। पूरा का पूरा जो निकलेगा अच्छी ईंटें निकलेंगी और पूरी तरह पकी हुई होंगी, और ये पर डे का उत्पादन ये होगा जो आसानी से जो है ना ठंडियों के दिन में भी आसानी से बना सकते हैं और बेच सकते हैं, जो कि ठंडियों के महीने में प्रोडक्शन जो है ईंट के भट्टों का नहीं होता। तकनीक की अगर बात करें तो फिर से वैसा ही जो है इसके अंदर सिस्टम है। इसके अंदर जो है थोड़ा सा चेंज होगा, क्लैंप और टनल की भट्टी कुछ अलग से हो जाएगी। ईंट बनाने के लिए गैसीफायर को गैस से पकाने तक देखिए स्टेप बाय स्टेप की प्रक्रिया। मशीनरी के अंदर गैसीफायर, बर्नर, हीट चेम्बर चाहिए है प्रॉपर, और गैस पाइपलाइन का सिस्टम से, और ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल प्रॉपर चाहिए इसके अंदर। तो वो हम कर सकते हैं। इसके अंदर अगर बात करें तो लगभग आपकी अगर जमीन है तो ठीक है। गैसीफायर की यूनिट अगर 400 केवी का उपयुक्त है तो लगभग 12 से 20 लाख रुपए। भट्टी की संरचना और बर्नर का सिस्टम 10 से 15 लाख रुपए में तैयार हो जाता है, जिसे मैंने बात की थी जो है ना चेम्बर बन जाएगा आपका। गैस की पाइपलाइन इंस्टॉलेशन 5 से 8 लाख रुपए। ईंट की मोल्डिंग मशीनें अगर प्रॉपर अगर उसमें शामिल कर दे 5 से 10 लाख रुपए। अन्य इलेक्ट्रिक का खर्चा, फिटिंग और स्टार्टअप की 5 लाख रुपए। लगभग 40 से 55 लाख रुपए के बीच में आपका ये तैयार हो जाता है। अब इसके अंदर बात करते हैं कच्चे माल का उपयोग। तो लगभग बायोमास की अगर बात करें तो 500 से 700 किलो प्रतिदिन लगेगा। मिट्टी, पानी और भी इसके अंदर चीजें जो ऐड लगती है जो है। बिक्री का अनुपात प्रति ईंट और मूल्य और प्रति यूनिट का अगर पकड़ें तो सालाना लाभ और ब्रेक इवन पॉइंट का विश्लेषण किस तरीके से होगा। तो इसके अंदर बहुत ही लाभ है। मैंने वो देखा है कि जैसे प्रति यूनिट का जैसे मैंने चर्चा की थी जो है ना पिछला, तो उसी तरीके से पर यूनिट के हिसाब से इसका बहुत ही अच्छा फायदा होगा। बैंक लोन और सब्सिडी के बारे में मैंने आपसे चर्चा की है पहले कि जैसे कि वो है उसी तरीके से होगा। पर्यावरण सुरक्षा का उपाय इसके अंदर काफी जो है पहले से हमने जो लिया है। मशीनरी और सप्लाई सप्लाई की संपर्क सूची हमारे पास भी इसके अंदर भी अवेलेबल है, कहाँ कहाँ से मिलता है। और इसी में इसी तरीके से 20,000 ईंट के ना करके अगर 1 लाख अगर ईंटों का उत्पादन करते हैं और उसका हम सुपर नेपियर घास कच्चे माल का उत्पादन की करते हैं, तो क्या होगा।
तो उसके अंदर लगभग ईंट की भट्टी के अंदर कोयला लकड़ी की जगह नेपियर घास लकड़ी के टुकड़े ब्रिकेट घास का उपयोग कर सकते हैं। और तापमान लगभग 9 से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मिलता है, नहीं तो इसको हम बढ़ा सकते हैं। और ये गैसीफायर का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? जैसे मैंने बताया कि ईंट की भट्टी के अंदर हम तो करेंगे ही करेंगे, सिरामिक और टाइल के उद्योग में भी हम कर सकते हैं। और भट्टियों भट्टियों के टाइल से टेराकोटा और पार्टी के उत्पादन पकाने के लिए और निरंतर और नियंत्रित गर्मी की आवश्यकता जहाँ होती है, उसके अंदर भी हम कर सकते हैं। डेयरी और फूड प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर भी हम इस चीज को कहीं ना कहीं हम आसानी से जो है उनको दे सकते हैं। से दूध उबालना, कंडेंस मिल्क, खोया, पनीर आदि के लिए जो बॉयलर की जो हीटिंग सिस्टम के अंदर है, तो हम उनको दे सकते हैं। और जितने खाद्य को सुखाने के लिए ड्राइंग का जो है स्टीम जनरेशन आदि के लिए, वहां भी हम उपयोग कर सकते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी जो है ना इसको स्टेंसिल्स और डाइंग हीट शेडिंग या स्टीम जनरेशन के लिए हम इसको उपयोग कर सकते हैं। चाय कॉफी के प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर भी हम इन सब चीजों को हम जो है ना प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हैं। और फार्मास्यूटिकल और केमिकल इंडस्ट्री के लिए जो भी है हम यूज कर सकते हैं, जिसको कि हीट टेम्परेचर को जो कंट्रोल करने के लिए इसको जो है ना वो होता है ड्रायर से बॉयलर के अंदर। लकड़ी आधारित वुड बेस्ड जितने इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि प्लाईवुड हो गया, बोर्ड हो गया, फर्नीचर फैक्ट्री के अंदर हीटिंग हो गया, और चेम्बर को सुखाने के अंदर ये इस्तेमाल होता है। मेटल और फाउंड्री और स्मेल्टिंग इंडस्ट्री के अंदर भी इसका बहुत ही अच्छा यूज होता है। जितने भी जो है ना स्टील फैक्ट्री है, उसके अंदर भी इसका मेटेरियल इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही अच्छा होता है। लोहे एल्युमिनियम जैसी धातुओं को पिघलाने या हीट ट्रीटमेंट के अंदर भी इसका उपयोग होता है। आज कागज के और पल्प इंडस्ट्री है, उसके अंदर भी जो है बॉयलर और हीटिंग सिस्टम के अंदर इसका उपयोग किया जा सकता है। डिहाइड्रेशन के हमारे पास बहुत से यूनिट हम सब बनाना चाहते हैं, जो हम खुद ही जो इसका उत्पादन करना चाहते हैं, तो उस इंडस्ट्री में भी हम यूज कर सकते हैं। खास करके फल सब्जी और जितने भी औषधि पौधे हैं, इसको डिहाइड्रेट करने के लिए हम प्रॉपर कर सकते हैं। जैसे सोलर ड्रायर के साथ गैसीफायर का सपोर्ट हीट अगर हम करते हैं, तो प्रॉपर तरीके से जो है ना ये हॉट एयर जो जनरेट करता है। तो ये मैंने कुछ जो है ना इंडस्ट्रीज की बात बताएं। ये कोयले और डीजल से अगर देखोगे तो सस्ता तो है ही है, लेकिन पर्यावरण के अंदर जो है ना कहीं के पर्यावरण का बचाव करता है, संरक्षण करता है, पॉल्यूशन को बचाता है, और बायोमास से बना हुआ है, खास करके रिन्यूएबल और सस्टेनेबल एनर्जी के लिए। तो ये स्टीम बॉयलर, फर्नेस और ड्रायर से आसानी से जोड़ा जा सकता है। अ, ये इंडस्ट्री के अंदर कैसे क्या यूज कर सकते हैं उसके बारे में कुछ मैंने बातें की। जैसे ईंट की भट्टी में ईंट को पकाने के लिए, सिरामिक और टाइल भट्टी ताप को स्रोत है। डेयरी यूनिट के अंदर दूध बॉयलर स्टीम के लिए। फल सब्जी ड्राइंग मतलब गर्म हवा जनरेशन के लिए। कपड़ा उद्योग स्टीम और ताप 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 बढ़ाने के लिए। चाय और कॉफी प्रोसेसिंग यूनिट के लिए ड्रायर में हीटिंग के लिए। औषधि और पत्ती और जड़ी बूटियों को सुखाने के लिए तापित गर्म हवा के लिए। मेटल फाउंड्री के लिए धातु को पिघलाना। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में प्रोसेसिंग हीट के लिए। लकड़ी और प्लाईवुड किलन ड्रायर के लिए। तो ये जो इंडस्ट्रीज और जो हमारा गैसीफायर कहाँ का यूज हो सकता है उसके बारे में मैंने परिकल्पना की। तो ये हम लगभग अनेकों प्रकार की इंडस्ट्री देखोगे, लगभग हर ये चीजें कस्टमाइज बना के अगर प्रॉपर तरीके से उनको देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लगभग 1 लाख नहीं, 1 लाख टन पर डे से ज्यादा इंडस्ट्रीज हमारे ही तहसील में देखोगे ना ये उपलब्ध है। और ये आसानी से हम जो है 1 लाख टन मतलब क्या होगा, हमारे वहाँ जितने भी ग्राम पंचायत हैं, जितने भी एमवीपी ऑनर्स हैं, सभी के वहाँ अगर एनसीएल के माध्यम से हम ये सब चीजें करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो आसानी से जो है ना हमारे जो है ना पैलेट्स है, ब्रिकेट्स हैं और टोरीफाइड कोल, ये सभी चीजें जो हम आसानी से बेच सकते हैं। और सभी इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं जो है ना हम ये सप्लाई कर सकते हैं, जो उन्हें सस्ता भी पड़ेगा और पर्यावरण का बचाव, ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन दोनों को बचाने का काम करेगा। तो मुझे लगता है बायोकोल के लिए अगर एमसीएल तैयार है, तो जैसे कि डॉक्टर श्याम गुलप ने कहा था, हम एक जगह अगर एक प्लांट हम लगाते हैं बायोकोल का, अगर प्रॉफिटेबल बिजनेस है ये, और हम करके दिखाते हैं हमारे तहसील में, तो ज्यादा अगर आप सेल कर सकते हो, तो ज्यादा से जो है ना ज्यादा जो है आपके वहां जो है ना ये बायोकोल का प्लांट लगाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपकी तैयारी अगर 1 लाख टन अगर पर डे का है, तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में आप ये जो है ना ये बायोकोल का प्लांट लगाइए। और कंपनी तैयार है, कंपनी के पास बड़ा फंडिंग आ रहा है, तो आपके प्रत्येक ग्राम पंचायत में धीरे धीरे करके लगाएंगे, एक साथ नहीं, धीरे धीरे करके लगाएंगे। और इसके माध्यम से 1 लाख टन का भी उत्पादन करते हैं, तो अपने आसपास ही एक बहुत बड़ा व्यापार आप खड़ा कर सकते हैं आपके सिर्फ तहसीलों के अंदर। तो मैंने कुछ बताने की कोशिश की है कि भाई एक प्रोजेक्ट जो बायोकोल है, जो कि कंपनी तैयार है, उसके माध्यम से कितना बड़ा काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं फंड्स की। डॉक्टर श्याम गोलब से चर्चा हुई थी शाम को,
और उन्होंने जो बातचीत कही हुई मैं रिपीट करूंगा जो सवेरे उन्होंने कहा था। ये 100% है कि 2 किस्तों का पैसा एमसीएल के पास आ चुका है। और इन्वेस्टर की जो टीम और अकाउंट से विजिलेंस के जो डिपार्टमेंट है, वो प्रोजेक्ट को लेकर जो डिस्कशन जल्दी ही करने वाले हैं। कब करने वाले हैं? ये मुझे लगता है कि अगले हफ्ते से ये काम हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा ये। और अगले हफ्ते से ये फंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो है ना, प्रोजेक्ट को लेके करेंगे। बाकी उसी में से रिफंड के प्रोसेस भी कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमारे जितने भी रिफंड के प्रोसेस हैं, हमारे जो ड्यूज हैं, ये सभी चीजें जो है ना, कंपनी अगले हफ्ते ये शुरुआत करने जा रही है। सिर्फ डिले इसलिए हुआ है क्योंकि अकाउंट से विजिलेंस की जो टीम है, उनके क्लेरिफिकेशन जरूरी थे, इसीलिए डिले हुआ है। डिस्बर्समेंट ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन वो पैसा हम प्रोजेक्ट को लेके कहाँ कहाँ करने वाले हैं, तो बहुत जरूरी है। इसलिए डॉक्टर श्याम घोलप ने जैसे कहा कि 19 प्रोजेक्ट जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं, तो 19 प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी फंडिंग होगा। बाकी ग्राउंड लेवल पे जो है ना, 25 बायो सीएनजी के प्रोजेक्ट, 200 बायोकोल के प्रोजेक्ट, ये सभी चीजें ग्राउंड लेवल पे जल्दी शुरू होगी। एमएसपी के प्रोजेक्ट की जो हम हमेशा इस फोरम के अंदर लोगों को बताते रहते हैं, उसकी भी तैयारी है। तो उसका भी जो है ना, उसको भी लेके जो अकाउंट से विजिलेंस की टीम है, उनको भी फंडिंग जल्दी शुरू करेंगे। तो ध्यान रखिए कि आप बायोकोल अगर करते हैं तो 1 लाख टन पर डे का भी उत्पादन करते हैं, आपकी तैयारी है, तो जितने भी ये जो प्रोजेक्ट को लेके ये काम करने जा रहे हैं, तो इसके लिए फंडिंग अवेलेबल है। और सभी लोग तैयार हैं। ध्यान रखिएगा, हम जितनी तैयारी कर पाएंगे, उतनी ही एनसीएल के अंदर हमारी भागीदारी होगी। तो आप कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा तैयारी करके जो है ना, इस चीज को पाने के लिए, जिसके माध्यम से जो है ना, हम एक बड़ा बड़ा जो है ना, रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं अपने तहसील के माध्यम से। और कंपनी तैयार है ये सब काम करने के लिए। ध्यान रखिएगा कि एमसीएल लगभग 6057 तहसीलों के अंदर जल्द ही हम प्रत्येक तहसील तहसील के अंदर काम करने वाले हैं। देखिए, मेरी परिकल्पना है, अगर 1 लाख टन का अगर हमें उत्पादन करते तो प्रत्येक जो है ग्राम पंचायत के अंदर करने होंगे। तो जितने भी एमवीपी आने, लगभग 2.5 लाख जो है ना हमारे पास ग्राम पंचायत है पूरे इंडिया लेवल पे। और 2.5 लाख ग्राम पंचायत में अगर बायोकोल का भी सिर्फ उत्पादन करते हैं, तो कहीं ना कहीं एमसीएल एक बहुत बड़ा जो है ना, एक जो है कंपनी बन जाएगी। और सभी लोग मिलके 100% एमसीएल को जो है ना, सबसे बड़ी जो है ना इकोनॉमी इंडिया का ही नहीं, पूरी दुनिया का हम बनाएंगे। और फिर से अपने भारत देश का नाम 100% रोशन कर पाएंगे। अभी थोड़ी सी तकलीफें हैं, और जल्दी ही ये सब खत्म हो जाएगा अगले हफ्ते से। बस इसके बारे में थोड़ी सी कविता है। राह में मुश्किल होगी हजार, तुम 2 कदम चलो तो सही। हो जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही। मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तुम कर ना सको। दूर है मंजिल लेकिन इतना भी नहीं कि तुम पा ना सको। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। एक दिन तुम्हारा भी नाम होगा, सत्कार होगा। तुम कुछ लिखो तो सही, कुछ आगे बढ़ो तो सही। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। सपनों के सागर में कब तक गोते लगाते रहोगे? तुम एक राह चुनो, एक राह तो चुनो तो सही। तुम उठो और कुछ करो तो सही। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। कुछ ना मिला तो कुछ सीख जाओगे, जिंदगी के अनुभव साथ ले जाओगे। गिरते पड़ते संभल जाओगे, फिर एक बार जीत जाओगे। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। कहीं ना कहीं एमसीएल में भी हमें चलते रहना है, और रुकना नहीं है। कुछ सकारात्मक लोग हैं, बहुत से सकारात्मक लोग हैं, भटकने की जरूरत नहीं है। सही राह में, सही दिशा में, सही लोगों के साथ चल रहा है। एमसीएल क्या चाहती है, हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर एक समरूपता होनी चाहिए। और वो समरूपता कहीं के देने की मैं कोशिश करते रहता हूँ। और लगातार ये हमारी कोशिश रहेगी, तैयारी जीत की। और मेरी कोशिश ये है कि जितना हम तैयार रहेंगे, उतना बड़ा हम काम कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे सुना। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू। ओवर टू दिग्विजय पटेल जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच राजेश जी, एक बेहतरीन सेशन और बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ दो शब्द कहना चाहूंगा आप सभी को। मत हो परेशान, एमसीएल करेगा हर समस्या का समाधान। कृपया करके अपने चेहरे पे रखें एक प्यारी सी मुस्कान। जी हाँ दोस्तों, और चेहरे पे एक मुस्कान रखना जरूरी है, क्योंकि वो बोलते हैं ना, कुछ हो ना हो, अंदर से एक पॉजिटिविटी आती है। और साथ ही साथ जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि हर एक तहसील में हर एक व्यक्ति को बहुत तकलीफें है अपने ग्राउंड वर्क्स को लेके। और यदि अगर आप
वो प्रॉब्लम्स को किसी से शेयर करते हो या वो करते हो, तो मन हल्का होता तो है। बट वो आपको चुनना है कि सही व्यक्ति से आप अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करो। अगर किसी ऐसे व्यक्ति से आपने डिस्कस किया, आपके पीठ पीछे आपकी बुराई हो सकती है। तो ऐसे लोगों से बच के रहना है। और साथ ही साथ दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात है आपको बताना चाहूंगा, कि हम सभी को बड़ा मजा आता है कभी भी हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो एक फ्री मिलता है। फ्री प्रोडक्ट मिलता है तो हमें अच्छा लगता है, बोलते हैं अरे वाह, फ्री प्रोडक्ट मिल गया है। कोई डिस्काउंट मिल गया तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, यकीन मानिए ये जो तैयारी जीत की सेशन होती हैं, तो जो ये एमएसपी प्रोडक्ट्स के बारे में राजेश जी जानकारी देते हैं, तो समझिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही है। काफी सारे ऐसे पेड सेशंस होते हैं जो हम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे लेते हैं, जो एक बड़े बड़े मोटिवेशनल और एजुकेशनल जो होते हैं, वहां पे हम पे करके सेशंस को सुनते हैं। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं। और साथ ही साथ एमसीएल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, कि ये प्लेटफॉर्म हमें दिया ये प्रेजेंट करने के लिए, कि हम आप लोगों तक, हर इंडिया के कोने कोने तक, हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील, हर किसानों तक हमारी बातें पहुंचती है। और हमें बहुत ढेर सारा सहयोग भी करते हैं। और साथ ही साथ में एक छोटा सा इंसिडेंट है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, कि एक बार ये इंसिडेंट मैंने देखा है अपने आंखों से, कि दो बच्चे खेलते होते हैं। और खेलते खेलते कुछ फुटबॉल खेलते रहते हैं, तो खेलते खेलते बॉल थोड़ा दूर चली जाती है। तो बच्चा भागते भागते अचानक से जो बॉल की तरफ भागता है, वो गायब हो जाता है। तो जब थोड़ी देर के बाद वो दूसरा बच्चा, जो दूसरा व्यक्ति होता है, जो दूसरा बच्चा उसके साथ खेलता होता है, वो ढूंढते रहता है उसे कि कहाँ गया। तो उसे एहसास होता है कि ये जो मेरा दोस्त है वो खड्डे में गिर गया है। अब क्या हो जाता है कि उसे ये ले लो। अब उसे क्या करना है कि अब वो कहता है कि अरे, और चिल्लाता है यहाँ वहां मदद के लिए, चिल्लाता है कि मेरा दोस्त अटक गया है, निकालिए निकालिए, मेरा दोस्त अटक गया। कोई सुनने वाला नहीं होता है। और जब वो देखता है, अपने दोस्त के पास जाता है, फिर भागता है किसी मदद के लिए, देखता है फिर भागता है। जब देखा कि कोई नहीं आ रहा है मदद के लिए, और वो जानता है कि मेरा दोस्त मुझसे डबल वेट का है, और वो उसकी अपनी शक्तियां, उसको खुद को पता था कि मैं इसे उठा नहीं पाऊंगा। बट अंत में जब उसने देखा कोई मदद के लिए नहीं आ रहा है, अपने दोस्त को मदद करता है और उसको उस खड्डे से बाहर निकालता है। एक रस्सी के सहारे, एक रस्सी नीचे देता है, बाहर निकालता है। अब वो जब वो बाहर निकालता है, तो कुछ लोग इकट्ठा हो जाते, कहते बेटा आप आवाज दे रहे थे तभी से। तो बोलते नहीं, अब मेरा काम हो गया, मेरा दोस्त खड्डे में गिर गया था, इसे मैंने निकाला। तो दोस्तों, उन लोगों ने उस बच्चे की है ना बातें मानी नहीं। कहता अरे, ये इतना मोटा बच्चा, और आप कैसे निकाल गए, आप तो उसके आधे वेट के हो, कैसे निकाल गए। तो जब एक बुजुर्ग व्यक्ति उससे पूछता है कि बेटा सही में आपने निकाला, तो उसने कहा हाँ दादा, मैंने ही अपने दोस्त को बचाया, मैंने ही अपने दोस्त को खड्डे से बाहर निकाले हैं। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि ये जब आप अपने दोस्त की मदद कर रहे थे, तो क्या आसपास आपके कोई था। तो उसने कहा, बच्चे ने कहा कि नहीं, मेरे आसपास कोई नहीं था, बस मैं और मेरा दोस्त था। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, जी हाँ, इस बच्चे ने इस बच्चे को बाहर निकाला है, क्योंकि जब वो मदद कर रहा था अपने दोस्त की, तो वहां पे आसपास कोई नहीं था उसे कहने के लिए तू नहीं कर सकता, कि ये तू अपने दोस्त को नहीं निकाल सकता। उस दोस्त ने अपने दोस्त पे भरोसा रखा कि मेरा दोस्त मुझे बाहर निकालेगा। उसने अपने आप पे विश्वास रखा कि मुझे अपने दोस्त को कैसे भी करके बाहर निकालना है। उसने अपनी ताकत पे विश्वास था, उसने अपने आप पे विश्वास था, उसने एक दोस्त ने अपने दोस्त पे विश्वास रखा। तो हाँ, तो ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर भरोसा रखे, एक विश्वास रखे, हम आज इस प्लेटफॉर्म पे हैं, एमसीएल के ऊपर भरोसा रखे हैं, तो एमसीएल हमें हर समस्याओं के समाधान से निकालेगा। और ये एमसीएल, हर बोलते हैं ना, एमसीएल अपनी जिम्मेदारियों से पीछे कभी नहीं भागा है, शांत सर ने कभी नहीं भागे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तकलीफें नहीं है, तकलीफें बहुत हैं, समस्याएं बहुत है, लड़नी पड़ती हैं। तो जब ये इंसिडेंट बताता हूँ, कि जब ये इंसिडेंट जब देख रहा था, तो यही सेम इंसिडेंट मैंने अपने एक दोस्त से भी शेयर किया था। तो मेरे दोस्त ने कहा, जब भाई तू देख रहा था ये सारा इंसिडेंट अपनी आंखों से, तो जाके उस बच्चे को निकाल क्यों नहीं सका। तो मैंने कहा, मैं बहुत चाहता था कि उस बच्चे को खड्डे से निकाल दूं, बट ये सब मैं अपनी आंखों से देख तो रहा था, पर मैं टीवी पे देख रहा था इसे। तो जी हाँ दोस्तों, एक जैसे ये इस इंसिडेंट सुन के आपके चेहरे पे एक मुस्कान आई, तो ऐसे ही मुस्कान आप रखे रहिए, और ऐसे ही मुस्कुराहट, उसे कहते हैं ना, कि अगर आपने अपनी तकलीफ दिखाई, तो लोग मजाक उड़ाना और उसकी खामियां निकालना स्टार्ट कर देंगे, और आपकी मजबूरी का फायदा उठाना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों, यकीन मानिए कि यदि एक व्यक्ति कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा,
एक खेत से ही एक रॉकेट भेजूंगा। तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लोगों ने कहा ये बड़ा आया है। तो वो अपने एक दोस्त पे विश्वास रखे, साइकिल के माध्यम से खेत में हर एक पार्ट्स, रॉकेट के पार्ट्स लेके जाता था और उसको एक सफल रॉकेट बना के उसे लॉन्च किया। आज उस व्यक्ति को कौन नहीं जानता, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर को कौन नहीं जानता। दोस्तों, एक व्यक्ति ट्रेन में एक पेपर लेके चलता है और बोलता है आज मेरे शेयर्स ले लीजिए, आने वाले समय में ये शेयर्स मार्केट मार्केट पूरा बूम कर देगा और बहुत ही जबरदस्त फायदा होगा आप लोगों को। तो आज उस व्यक्ति को कौन नहीं जानता, जो कि विप्रो के मालिक है। और ये, हाँ जी हाँ, ये रियल इंसिडेंट है। उन्होंने, मैं विप्रो जैसी कंपनी में काम कर चुका हूँ, और जब ज्वाइन करते हैं तो इंडक्शन एक सेशन होता है, तो वहां पे ये इंसिडेंट शेयर किया जाता है। और साथ ही साथ एक मल्टीनेशनल कंपनीज यानी टीसीएस कंपनी में जॉब कर चुका हूं, तो चीजें पता है कि किस तरीके से कॉर्पोरेट लेवल काम करता है, किस तरीके से चीजें काम करती हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैं कहता हूँ ना, एक व्यक्ति नदी के किनारे बैठा था और कहता कि आने वाले समय में मैं पानी बेचूंगा, तो लोगों ने उसका भी मजाक उड़ाया। और आज एक्वाफिना मिनरल्स वाटर को कौन नहीं जानता। एक व्यक्ति कहता है, अपने दोस्त को कहता है कि आने वाला समय पूरा हिंदुस्तान हमें जानेगा, पूरा किसान के लिए हम संगठन खड़ी करेंगे, पूरे किसानों के लिए हम कार्य करेंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, उस शख्स को पूरे इंडिया में कौन नहीं जानता। वो शख्स और कोई नहीं, हमारे डॉक्टर श्याम गोलब सर हैं। आज उन्होंने एक सपना लेके आए थे हमारे सभी के बीच में, आज उसको साकार करने का हम सब उस चीज के भागीदार हैं। और साथ ही साथ एक ऐसे ऐसे लीडर्स जनरेट हुए हैं हर तहसील में, हर डिस्ट्रिक्ट में। तो हमें बहुत सौभाग्य मानता हूं कि मुझे यह मौका मिला है कि एमसीएल की प्लेटफॉर्म पे आप सभी से ये बात करने का, और साथ ही साथ ये मौका मिला अपनी तहसील में प्रेजेंट करने का। जी हाँ दोस्तों, जो सेशन लिया जाता है, तो इसको है ना किसी अन्यथा ना लीजिए या किसी प्रकार का टाइम पास मत समझिए, क्योंकि इसमें जो आज सीख गया, बोलते हैं ना, जो इसमें सीख गया वो बन गया, जो नहीं सीखेगा, जो इसे टाइम पास समझ के ले रहा है, तो कहीं ना तो कहीं आने वाले समय में हम अच्छी तैयारी कर रहे हैं एमएसपी प्रोडक्ट की। मैं तो अपने तहसील के लिए एमएसपी प्रोडक्ट के लिए तैयार हूँ, कि आप तैयार हैं अपने तहसील में एमएसपी प्रोडक्ट्स के लिए। और ज्यादा जाते जाते मैं कुछ कहना चाहूंगा आप सबसे कि अ, बोलते हैं ना कि मुश्किलें आएंगी और जाएंगी, टिकेंगे वही जो अपनी मुश्किलों से लड़ेंगे और चमकेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम ज्यादा समय नहीं लूंगा, तो चलिए हम ये वेबिनार को यही समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं अगले शुक्रवार एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जज्बे के साथ। जय हिंद, जय एमसीए। बहुत बहुत धन्यवाद।